हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण। आगे है, अ प्ली वॉज मेड इन फेवर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट द फाउंडिंग फादर्स प्रेफर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो भारतीय संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में एक अपील की गई थी, लेकिन संस्थापक के जो फादर्स थे, हेड थे, उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को ही प्रायोरिटी दी। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम यहाँ पे 4 कारण देखेंगे। पहला कारण है फैमिलैरिटी विद द सिस्टम, प्रणाली के साथ परिचय। दूसरा है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी के प्रति प्राथमिकता। नेक्स्ट है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच संघर्ष, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रवृत्ति। अब हम पहला पॉइंट देखेंगे, फैमिलैरिटी विद द सिस्टम। फैमिलैरिटी विद द सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रणाली के साथ परिचय। प्रणाली के साथ परिचय में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर समवॉट फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट हैड बिन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो कुछ हद तक संसदीय प्रणाली से परिचित थे, क्योंकि यह प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संचालित हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा के.एम. मुंशी आर्ग्यूड दैट फॉर द लास्ट 30 or 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governance of this country. इसका मतलब है जो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी कौन थे? एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, वकील और लेखक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किया है, जैसे कि वो बहुत सारे मेंबर्स भी थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी के.एम. मुंशी ही थे, भारत के पहले कानून मंत्री भी के.एम. मुंशी ही थे। नेक्स्ट है इन्होंने किया क्या? यहाँ पे ये लिखा है फॉर द लास्ट 30 or 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governance of country, यानी कि पिछले 30 या 40 सालों में इस देश के शासन में कुछ प्रकार की जिम्मेदारी पेश की गई है। उनका यह कथन जो है ये उन्होंने कहा था, ये जो सेंटेंस है उन्होंने कहा था कि पिछले 30 या 40 वर्षों में इस देश के शासन में कुछ प्रकार की जिम्मेदारी पेश की गई है। उनका यह कहना भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। जब देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा था तो काफ़ी मोटिवेशन मिला इनके इन कथन से। नेक्स्ट है आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस हैव बिकम पार्लियामेंट्री आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, वाई शुड वी गो बैक एंड बाय अ नोवेल एक्सपीरियंस। यहाँ पे जैसे कि एक सवाल आता है कि हमारी संवैधानिक परंपरा इस अनुभव के बाद संसदीय हो गई है, तो फिर हमें पीछे मुड़कर क्यों जाना चाहिए? क्या फ़ायदा है इसका? तो ये क्यों कर सकते हैं? जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि हमारी संवैधानिक परंपरा में संसदीय प्रणाली को अपनाने के बाद हमें इसके फ़ायदे और नुकसान को समझने का मौका मिला है, और हमने यह भी देखा है कि संसदीय प्रणाली में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। इसीलिए हम पीछे मुड़कर नहीं जाना, हमें जाना नहीं चाहिए पीछे मुड़कर, बल्कि हमें अपने संवैधानिक परंपरा को और मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी प्रणाली में सुधार करने के लिए नए विचारों और अनुभव को अपनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हम लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे इसका मतलब क्या है? जिम्मेदारियों के प्रति प्राथमिकता। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है?
Dr. B.R. Ambedkar pointed out in a Constituent Assembly that a democratic executive must satisfy two conditions. First, stability, second, responsibility. तो जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने संविधान सभा में यह कहा था कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारी को दो शर्तों को पूरा करना चाहिए, स्थिरता, स्टेबिलिटी, और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने यह तर्क दिया था एक लोकतांत्रिक कार्यकारी को न केवल स्थिर होना चाहिए बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल सो फार टू devise a system which can ensure both in equal degree। क्या दोनों equal degree? Stability और responsibility दोनों। मतलब unfortunately अभी तक ऐसी व्यवस्था बनाना संभव नहीं हो पाया है जो भारत में दोनों को समान रूप से सुनिश्चित करे, मतलब स्टेबिलिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। और अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है जो कि आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में समान रूप से सुनिश्चित करें। तो अभी तक तो नहीं हो पाया है, होप सो आगे हो जाए। नेक्स्ट है, द अमेरिकन सिस्टम गिव्स मोर स्टेबिलिटी बट लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द ब्रिटिश सिस्टम ऑन द अदर हैंड गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। तो जो अमेरिकी प्रणाली है वो अधिक स्थिरता प्रदान करती है, वो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन, जिम्मेदारी कम होती है। जबकि ब्रिटिश प्रणाली में विपरीत है इसका, बिल्कुल ही ऑपोजिट, यानी कि जिम्मेदारी वो अधिक प्रदान करती है बट स्टेबिलिटी इज़ लेस। नेक्स्ट है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकमेंडिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज़ प्रेफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक जो ड्राफ्ट संविधान है, तो ड्राफ्ट संविधान में संसदीय प्रणाली की सिफारिश की गई थी। ठीक है, जिसमें अधिक जिम्मेदारी को अधिक स्थिरता से अधिक महत्व दिया गया था। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इन कंपैरिजन विद स्टेबिलिटी, ये कहा गया था। और यह निर्णय भारतीय संविधान सभा में विस्तार से चर्चा के बाद लिया गया था। काफ़ी डिस्कशन होने के बाद ये डिसीज़न लिया गया था कि हमें गवर्नमेंट को ऐसे फ्रेम करना है कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, उनसे बचना है। तो आगे है, the framers of constitution wanted to avoid the conflicts between the legislature and the executive which are bound to are in the presidential system prevalent in USA। तो इसका क्या मतलब है, संविधान के जो फ्रेमर्स थे, निर्माता थे, उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनसे बचने का प्रयास किया था, जो अमेरिका में प्रचलित राष्ट्रपति प्रणाली में अवश्यभावी होते हैं, मतलब प्रिवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट है, दे थॉट दैट एन इन्फेंट डेमोक्रेसी कुड नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ परपेचुअल क्लीवेज, फ्यूड और कॉन्फ्लिक्ट और थ्रेटेंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। They wanted to form a government that would be conducive to the manifold development of the country। इसका क्या मतलब है, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो निर्माता थे, संविधान के निर्माता, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि एक जो इन्फेंट डेमोक्रेसी है, नवजात लोकतंत्र है, वो दो सरकारी अंगों के बीच, दो सरकारी अंग यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, उनके बीच स्थायी विभाजन, परपेचुअल क्लीवेज, फ्यूड, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट के खतरे का जोखिम नहीं उठा सकती। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे, दे वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, वो एक ऐसा सरकार बनाना चाहते थे, उन्होंने ऐसा फील किया कि एक नया और विकासशील लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार में विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा कर काम करें। तो उन्होंने सोचा कि अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए उनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कम हो। इसीलिए उन्होंने संसदीय प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। यह प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी मजबूत बनता है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है? भारतीय समाज की प्रवृत्ति, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो इसमें क्या है? पहला है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजेनस स्टेट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है भारत जो है वो विश्व का सबसे विविध और सबसे जटिल, सबसे विविध यानी कि मोस्ट हेट्रोजेनस और विविध और जटिल बहुसंख्यक सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी समाजों में से एक है। भारत एक विविध देश है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि ये बहुत सारे धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आपस में साथ में रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, hence the constitution makers adopted the parliamentary system as it offers great scope for giving representation to various sections, interest, religion in the government. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, वो सारे निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। और ये निर्णय उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि यह जो प्रणाली है वो विभिन्न वर्गों, सेक्शन, हितों, इंटरेस्ट एंड रिलीजन के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। उसके सरकार में उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। This promotes a national spirit among the people and builds a united India. तो ये इस टाइप के जो सरकार है वह लोगों में एक राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देती है और एकजुट भारत का निर्माण करती है, यूनाइटेड इंडिया का। नेक्स्ट है, whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system has been a point of discussion and debate in our country since 1970. इस मामले पे आगे देख लेते हैं। This matter was considered in detail by the Swaran Singh committee appointed by the Congress government in 1975. जो इस मामले को विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया था, जिसमें कांग्रेस सरकार ने 1975 में नियुक्त किया था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन भारत के संविधान की समीक्षा और सुधार के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष जो स्वर्ण सिंह थे वो काफ़ी प्रसिद्ध राजनेता और संविधान विशेषज्ञ हुआ करते थे। The committee opined that the parliamentary system has been doing well and hence there is no need to replace it by presidential system. और जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने महसूस किया था कि संसदीय प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है, इसीलिए उसे राष्ट्रपति प्रणाली से बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के पीछे के तर्कों में एक यही था कि यह प्रणाली विभिन्न वर्गों और मतलब विभिन्न सेक्शंस, इंटरेस्ट और रिलीजन को सरकार में प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिक चांसेस प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि संसदीय प्रणाली में जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेटिव के प्रति भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे सरकार में स्थिरता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है।